Hey everyone, welcome you in the series of Knowledge Brook और हम NPPSC प्री के लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस की यूनिट 10 को कवर कर रहे हैं जहाँ पे नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टेटरी बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम कैग के बारे में पढ़ रहे थे और ये कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सेकेंड पार्ट है और जितने भी पॉइंट्स वहाँ रह गए थे उनको यहाँ कंप्लीट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार आपको अकाउंट एंड ऑडिट वर्ड को थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा दूं और जिससे अभी हमने जो पिछले यूनिट में पढ़ा, पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ा और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझने में और विजुअलाइज करने में शायद ज़्यादा मदद मिले। तो सबसे पहले दिस इज़ द स्टोरी की अकाउंट एंड ऑडिट क्या है। तो एक होता है अकाउंट जिसको हम कहते हैं खाता, मतलब तमाम जानकारियाँ किसी भी ट्रांजैक्शन में जो आ रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, प्रॉपर उसका एक्यूरेसी की बात की जाती है कि जो भी उस पर्टिकुलर खाते से या पर्टिकुलर अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और एक होता है ऑडिट। ऑडिट जनरली कह सकते हैं इसको हिंदी में लेखा, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस या जो भी किसी अकाउंट के अंतर्गत एक्टिविटी हुई है उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करना और एक तरीके से उसका परीक्षण करना, तो वो लेखा के तहत आता है। तो कुल मिला के अकाउंट इज़ अ प्रोसेस एंड कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर उसका एक्यूरेट मतलब कंपाइलेशन, वहीं जो ऑडिट है वह उसका एवेल्युएशन है। सो आई होप कि समझ में आया हो, और तो इससे शायद हिंदी में और अच्छे समझाएं कि एक लेखा है और एक खाता है। चलिए, तो हम देख चुके थे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 148 में। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस देखी, तो जनरली अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी उन सब के अपॉइंटमेंट जो संवैधानिक पद थे प्रेसिडेंट के द्वारा किए जा रहे थे, प्रेसिडेंट के द्वारा ही उनकी रिजग्नेशन वगैरह स्वीकार किए जा रहे थे और रिमूवल उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के तहत हो रहा के जैसे ही हो रहा था। इंडिपेंडेंस की हमने बात करी, इनको तमाम स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं जो इनके पद की महत्व को और शक्ति को बढ़ाता है। नंबर ऑफ हमने ये भी जाना कि कोई भी मिनिस्टर इनके पद पे नहीं रह सकते और इनका पद अपने आप में एक स्वतंत्र पद है जिसकी अपने आप में एक विशेष भूमिका है। फिर हमने ये देखा कि इनकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या क्या हैं और उन तमाम ड्यूटीज़ एंड पावर्स को हमने अकाउंट और ऑडिट के टर्म्स में जाना। हमने ये भी जाना कि इनकी जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, इसमें इनने अकाउंट एंड ऑडिट को सेंट्रल लेवल पे सेपरेट कर दिया और ये अभी भी जो स्टेट लेवल पे है वहाँ पे ये ऑडिट्स के साथ साथ अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। चलिए, हम देख रहे थे कि कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स। कैग की 3 महत्वपूर्ण ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो कंपेयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर विथ एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट। बेसिकली क्या है, जैसे हमने अनुमान लगाया कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो जो मार्केटिंग है या जो शॉपिंग है वो हमारी 100 रुपीज़ की होगी, लेकिन हम फिर भी लगभग 150 रुपीज़ लेके जाते हैं कि इफ़ वेदर उससे कम ज़्यादा खर्चा हुआ तो हम उसको मेंटेन कर सकें। इसी तरह जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और जो सैंक्शनड एक्सपेंडिचर है उसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो इसी जो अप्रोप्रिएट अमाउंट जो सैंक्शन निकल के आता है उसके ही कंपैरिजन को, मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और जो सैंक्शनड एक्सपेंडिचर था उसके बीच के डिफरेंस को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट कह सकते हैं, या उसकी ही जानकारी को हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट कह सकते हैं। और इसके लिए पार्लियामेंट ने एक अप्रोप्रिएशन एक्ट भी लाया। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें जो सैंक्शनड मनी है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसके कंपैरिजन का एक अकाउंट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वह प्रस्तुत करते हैं। फाइनेंस अकाउंट शोज एनुअल रिसीप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये सीधा साधा है कि जो भी एनुअल रिसिप्ट हैं और जो भी डिसबर्समेंट्स हैं, जो भी खर्चे हैं या जो रिसिप्ट हैं, उनका सीधा साधा हिसाब किताब फाइनेंस अकाउंट है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सीधा कि आपको हिसाब देना है कि मम्मी इतना रुपए आज मैंने खर्च किए और आपने इतने रुपये दिए थे, बस सीधी बात, आपको कितने मिले थे और कितने गए थे। पब्लिक अंडरटेकिंग्स अकाउंटिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। मतलब जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं
वो स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी वर्क कर रही हैं उनकी अकाउंटिंग करना, उनके जो खाता है उसका हिसाब किताब बताना, ये जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट्स के अंतर्गत आता है। अकाउंट कमेटी एग्जामिन्स देम एंड रिपोर्ट इट्स फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। एक व्यवस्थित अकाउंट कमेटी बनाई जाती है, एक लेखा के लिए, एक अकाउंट के लिए एक व्यवस्थित कमेटी बनाई जाती है जो इसका एग्जामिनेशन करते हैं और जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी उनके आउटकम्स हैं, उनको पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं। रोल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं कि इनके रोल क्या हैं, इनकी भूमिकाएं क्या हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी फाइनेंस से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो ये परफॉर्म करते हैं। कैग इज एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, कैग पार्लियामेंट का एजेंट है। कंडक्ट ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब जो भी खर्चा हुआ है उसका ऑडिट निकालते हैं ये, मतलब उसको एवेल्युएट करते हैं, उसके पूरा एग्जामिन करते सरकार को जानकारी देते हैं कि आपका जो खर्चा है वो सही हुआ है अथवा नहीं हुआ है, होना चाहिए था अथवा नहीं होना चाहिए था। कुल मिला के मोटा मोटा एक एवेल्युएशन है। कैग रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट, कैग सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट दैट मीन्स द होल ऑफ द पार्लियामेंट हैव मोर फ्रीडम टू ऑडिट एक्सपेंडिचर देन टू ऑडिट रिसीप्ट। इनको ज़्यादा स्वतंत्रता इस रूप में प्राप्त है कि जो खर्चा हुआ है उसको ये एवेलुएट करें, अन्यथा जो इनको प्राप्तियां हुई हैं गवर्नमेंट को उसके एक लेखा को, उनके अकाउंट को ये ऑडिट नहीं करते ज़्यादा, मतलब या फिर उनके पास सीमित शक्तियां हैं। कांट ऑडिट सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, जो भी गुप्त सेवाएं हैं जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, तो इन सभी के कहीं भी हो, किसी भी देश के लिए हो, तो आमतौर पे जो सीक्रेट सर्विसेज हैं उनका जो ऑडिट है वह सीक्रेट ही रखा जाता है, मतलब उनका ऑडिट नहीं करवाया जाता उनके एक्सपेंडिचर का। एक्सेप्ट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, जो भी एक्सपेंडिचर की सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब कई बार वो जानकारी देते हैं सीक्रेट सर्विसेज वाले भी कि हमने यहाँ इतना खर्चा किया, तो अगर वो शेयर करने लायक जानकारी होती है तो उसको ये, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर सर्टिफिकेट शेयर करते हैं तो उसको ये ऑडिट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बट प्रैक्टिकली ही इज़ ऑडिटर जनरल ओनली। हाँ, जो हमने पीछे देखा कि पर्टिकुलरली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट that was held in, we have discussed many times in 1976 अमेंडमेंट, फ्रॉम देयर कि इस 1976 के अमेंडमेंट के बाद से अकाउंट एंड ऑडिट को सेपरेट कर दिया गया, और हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट प्रैक्टिकली द क्या बोलते हैं ये, ओनली ऑडिटर जनरल रह गए हैं, कंट्रोलर वर्ड जो है इनके प्रैक्टिकल वर्क से डिफरेंट है। बिकॉज ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, ऑल्दो जो भी मनी इशू होती है, जो भी पैसा निकाला जाता है, उसके ऊपर भी इनको शक्तियाँ, इनको पावर्स प्राप्त नहीं हैं, और ये सिर्फ जो रिसीप्ट मनी है उसके बारे में ही ज़्यादातर इनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसको ऑडिट करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। मतलब इंडिया में ऐसा नहीं होता कि अगर गवर्नमेंट को किसी एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालना है तो वो CAG से पूछें, कैग से पूछें, वो सीधा गवर्नमेंट के द्वारा या कॉम्पिटेंट किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी के द्वारा चेक के थ्रू निकाल दिया जाता है। जबकि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कैग को ये शक्तियाँ होती हैं कि वह प्रॉपर अपने निगरानी में ही पैसे का आवंटन करते हैं। कैग ऑफ इंडिया वर्सेस कैग ऑफ ब्रिटेन, एक छोटा सा कंपैरिजन समझने के लिए, हैज़ नो पावर्स ऑन इशू ऑफ मनी। हमारे पास इंडिया के कैग के पास पैसा निकालने का या मनी इशू करने का कोई भी पावर नहीं होता, जबकि हम कैग ऑफ ब्रिटेन की बात करें तो मनी इशूड ओनली विथ हिज अप्रूवल। जब भी पैसा निकालना हो, जब भी मनी को इशू करना हो, तो इट कैन ओनली बी विद द अप्रूवल ऑफ द कैग। कैग एंड कॉर्पोरेशंस, कुछ ऐसे हैं कि किन किन कॉर्पोरेशंस के, किन किन कंपनीज़ के ये अपने अकाउंट्स या ऑडिट्स करते हैं। देखें, ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज़ लिमिटेड। जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं इनकी ऑडिटिंग बहुत लिमिटेड केसेस में ही कैग करते हैं, अन्यथा कुछ को ये सम ऑडिटेड टोटली एंड डायरेक्टली बाय कैग। कुछ कॉर्पोरेशंस हैं, कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं जिनको ये टोटली, पूर्ण रूप से या डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से ही ऑडिट कर देते हैं। जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाया गया है दामोदर वैली की व्यवस्था के लिए। दामोदर नदी हमें पता है कि काफ़ी परेशानीजनक थी वो, और
काफ़ी बाढ़ वाड़ आती थी इसमें, तो इसको प्रॉपर मैनेज किया गया और इसकी बाढ़ को कंट्रोल किया गया। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो ऑयल नेचुरल गैस कमीशन है, इसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट ये करते हैं। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, इन सभी के भी ऑडिट्स कैग करते हैं। सम आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स ऑडिटर्स, कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स के माध्यम से भी किए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करते हैं उन ऑडिटर्स को, और कैग के कंसल्टेशन के साथ ही उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। कैग कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट, और अगर कैग को लगता है कि जहाँ पे प्राइवेट प्रोफेशनल्स ने ऑडिट किया है तो कैग वहाँ पे सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन से यहाँ पे जो कैग हैं वो डायरेक्ट ऑडिट नहीं करते, लेकिन अगर प्राइवेट ऑडिटर्स को इनका काम सौंपा जाता है तो ये सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं चेक करने के लिए कि सही ऑडिट हुआ है अथवा नहीं हुआ। टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट, तो हमने देखा कि कुछ थे जिसमें टोटली गवर्नमेंट ऑडिट था, टोटली मतलब पार्शियली गवर्नमेंट ऑडिट था, और यहाँ पे जो तीसरा ग्रुप है ये हैं ऐसे कॉर्पोरेशन जहाँ पे टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट ही देखे जाते हैं। तो बात करते हैं कि दे सबमिट एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट डायरेक्टली टू पार्लियामेंट, ये अपने जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं और अकाउंट्स की जानकारी हैं वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में भेज देते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, ये गार्जियन ऑफ ऑल द बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी देश का बड़ा बैंक है, बड़ा ही सबसे बड़ा ही बैंक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन सभी तमाम जितने भी इंडिया के महत्वपूर्ण कॉर्पोरेशंस हैं या कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, इन सभी का ऑडिट जो कि है प्राइवेट ऑडिटर्स के माध्यम से करवाया जाता है। कैग्स रोल इन गवर्नमेंट कंपनीज ऑडिटिंग इज़ लिमिटेड, कैग का जो रोल है गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड है। गवर्नमेंट कंपनीज ऑडिटेड बाय प्राइवेट ऑडिटर्स बाय कैग, एडवाइज्ड बाय कैग, तो इनको जनरली जो कैग की एडवाइस के आधार पर ही प्राइवेट ऑडिटर्स के माध्यम से ऑडिट करवा दिया जाता है। कैग कैन डू सप्लीमेंट्री ऑडिट फॉर टेस्ट ऑडिटिंग, हाँ, लेकिन जो हमने पीछे देखा कि जो पार्शियल ऑडिटिंग थी, या जो सेकंड पॉइंट था, हमने देखा था कि सम आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल्स, तो इसमें कैग का जो रोल है वह सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए है कि अगर कैग को लगे सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं, और अन्यथा जो प्राइवेट ऑडिटर्स हैं उनको भी कैग की एडवाइस पर ही अपॉइंट किया जाता है। इन 1968 ऑडिट बोर्ड की स्थापना करी गई एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ कैग फॉर असिस्टेंस फॉर आउटसाइड स्पेशलिस्ट। तो क्या होता है, कई बार कई क्षेत्रों में हमें आउटसाइड स्पेशलिस्ट को जो पर्टिकुलर क्षेत्र के का विशेष ज्ञान रखते हैं तो उनकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो 1968 में एक ऑडिट बोर्ड की स्थापना करी गई कि किसी क्षेत्र में जहाँ पे कैग को बाहर से किसी स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़े तो इसमें पर्टिकुलरली कैग को असिस्टेंस दिया जाने लगा, मतलब दिया जा सके। दिस बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब बात आती है कि इस पूरे कमीशन में, मतलब जो भी ये बोर्ड है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो ये एक जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर्स होंगे, और इनको भी अपॉइंटमेंट जो है कैग के माध्यम से ही दिया जाएगा। चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि 1968 से एक ऑडिट बोर्ड की स्थापना करी गई जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी के रिकमेंडेशन पर करी गई, और ये एक आउटसाइड स्पेशलिस्ट की टीम होगी जो जरूरत पड़ने पर कैग को असिस्ट करेगी, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ गए, टाइम बीइंग कुछ नया जो भी है, कहीं किसी पर्टिकुलर टाइप के स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता पड़ जाए तो टेक्निकली शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो कैग को टाइम टू टाइम असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती हो। चलिए, हम देखते हैं कि एप्लीवेज क्रिटिसिज्म। एप्लीवे एक क्रिटिसिज्म लेके आते हैं, तो रिकमेंडेड टू अबॉलिश ऑफिस ऑफ कैग, मतलब एप्लीवे एक एडमिनिस्ट्रेटलिस्ट हैं और इनने कुछ क्रिटिसिज्म दिए। इनको लगा कि कैग की जो भूमिका है उसके ऊपर कुछ ऐसे हैं कि इनको क्रिटिसाइज़ करने का इनके पास कुछ पॉइंट्स थे। तो देखते हैं कि इनहेरिटेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। इनने कहा कि जो कैग है वह मतलब भारत में जब कॉलोनियल रूल हुआ करता था, मतलब ब्रिटिश शासन हुआ करता था, तब से उसका इनहेरिटेंस है, उसी के हिसाब से उसी तरीके से ये आज वर्तमान भारत में चल रहा है। कैग इज़ पैरालाइज्ड एज हैविंग ओनली ऑडिटिंग पावर। इन्होंने कहा
कि कैग पैरालाइज हो गया है, कैग अपंग हो गया है, क्योंकि इनके पास सिर्फ ऑडिटिंग पावर है और इनके पास अकाउंटिंग पावर्स नहीं है सेंटर के लिए। नो अथॉरिटी ओवर इश्यूज ऑफ मनी। इनने कहा कि जैसे कि ब्रिटेन का कैग है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो पैसा इशू कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इशूइंग ऑफ मनी के केस में कोई अथॉरिटी नहीं है। पार्लियामेंट एक्सेजरेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग बट फेल टू डिफाइन फंक्शंस ऑफ कैग। इनने जो भी लेखा है उसके परीक्षण के लिए, उसके एग्जामिनेशन के लिए ऑडिटिंग जो है, मतलब अकाउंट्स के एग्जामिनेशन के लिए ऑडिटिंग को तो इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन ये जो कैग के फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करने में थोड़ा सा फेल हो गए, थोड़ा सा अक्षम रहे। ऑडिटर्स डोंट नो अबाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इनने कहा कि जो ऑडिटर्स हैं वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। इनने इस विषय में आगे ये भी कहा था कि एक सेक्रेटरीट का कोई छोटा सा बाबू या कोई छोटा सा अधिकारी भी कैग से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानता है। मतलब सीधी बात, आपने एक व्यक्ति को बहुत पढ़ा लिखा दिया लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया, उसमें उसको नहीं सिखाया कि सोसाइटी में कैसे रहते हैं, और उसको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थमा दी। मतलब ऑल दो दे आर एक्सपीरियंस पर्सन्स, लेकिन इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे ओनली नो अबाउट द auditing and accounting, and they are not prescribed with any kind of powers relating to the issuing of money or the administrative importance or the administrative powers responsibilities. So that's all the criticism presented by Appleby, and also इनके जो जितने भी क्रिटिसिज्म अभी हमने देखे ये सभी वैलिड भी हैं कि डेफिनेटली एक कॉलोनियल रूल का ही इनहेरिटेंस है, उसके ही परिणाम हैं। उसके बाद इनको पैरलाइज कर दिया कि सिर्फ इनको ऑडिटिंग दे दी, अकाउंटिंग इनके हाथ से छीन ली। पार्लियामेंट ने इन कैग की ऑडिटिंग को एक्सजरेट किया लेकिन इनके फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में इनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती या बहुत ज़्यादा इनको पावर्स नहीं दी जाती। अब बिल्कुल लास्ट में हम ये देखते हैं कि किन किन आर्टिकल्स के माध्यम से हमें कैग की भूमिका की जानकारी मिलती है। तो आर्टिकल 148 से हमें जानकारी मिलती है कि एक भारत के लिए एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की स्थापना, एक नियुक्ति की जाएगी। आर्टिकल 149 से हमें जानकारी मिलती है कि ड्यूटीज़ और पावर्स हैं जो कैग की वो क्या क्या होंगी। आर्टिकल 150 से हमें जानकारी मिलती है कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स कि कितने तरीके के, किस तरीके के यूनियन एंड स्टेट्स के और यूनियन के किस तरीके के अकाउंट्स होंगे, कैसे अकाउंट्स बनाए जाएंगे, मतलब किस तरीके का लेखा देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि खाता देखा जाएगा, अकाउंट मतलब खाता। तो 151 में ये देखा गया कि ऑडिट रिपोर्ट की एक ऑडिट रिपोर्ट होगी, और हमने देखा था कि 2-3 प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं जो कैग प्रेजेंट करते हैं, और इसका प्रोसीजर वही है कि ये ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेस के सामने, मतलब प्रेसिडेंट विल प्रेजेंट द रिपोर्ट इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कैग, एंड आई होप कि आपको कैग से जुड़े तमाम बातें बहुत डिटेल्स में और व्यवस्थित रूप से समझ में आई होंगी। उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो। सो आई एम मोहित चौबे विथ यू फॉर more such lessons. I will be there for you, and please let me know through your comments then what do you want to learn, and also please do like, share and subscribe. Also press the bell icon for further updates. Thank you so much. God bless you and have a nice day.